हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो रहेगा हमारा, लेकिन आज हमारी लास्ट वीडियो नहीं रहेगी। इसके आगे 3 दिन और अभी चलेगा, अभी मतलब कि 3 दिन और चल सकता है, लेकिन टॉपिक हमारे चैप्टर का लास्ट है जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम बोलते किसे हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जो भी हम दिमाग को यूज़ करके, क्रिएटिविटी अपनी यूज़ करके जो भी कुछ नया प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है। मतलब बेसिकली हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने कोई सॉन्ग प्रोड्यूस किया, कुछ लिरिक्स प्रोड्यूस किए, कुछ भी उन्होंने पेंटिंग बनाई, या उन्होंने कोई पोएम राइट की है, या फिर कोई टेक्निकल या साइंटिफिक क्रिएशन जो होती हैं वो उनकी एक तरह से इंटेलेक्ट प्रॉपर्टी बन जाती हैं। इंटेलेक्ट का मतलब होता है एक तरह से जो इंटेलिजेंस से बनाई गई प्रॉपर्टी होती है, जो मेजरली दिमाग से ही बना सकता है, कोई भी जो अपने दिमाग से बना सकता है, किसी को कॉपी करके नहीं बना सकता है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कोई डिज़ाइन सोचा है, कोई नई टेक्नोलॉजी सोची है, कुछ नया क्रिएट किया है अपने आप से, मैं अभी बात कर रहा हूँ क्रिएट करने का, इसका कुछ मतलब है इस वर्ड पे बहुत फोकस करना। मैं क्रिएट कर रहा हूँ खुद से, क्रिएटिविटी से। किसी को कॉपी करके क्रिएट करना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 2 तरह की, एक तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स वो होते हैं जो एक तरह से हम अपनी आर्टिस्टिक वे से या क्रिएटिविटी से जो हम फॉर्म करते हैं। नॉर्मली जैसे आर्टिस्टिक जो फॉर्म्स होते हैं, जैसे हमने बुक्स कोई लिखी है, कोई म्यूजिकल कंपोजिशन है, कोई नॉवल लिखी है, कोई प्रिंटिंग है, कोई पेंटिंग है, या कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, कोई मूवी हमने बनाई है, या स्कल्पचर हमने बनाया है। अब स्कल्पचर का मतलब होता है जैसे मूर्ति बनाना, या कोई किसी तरह से कुछ दीवार पे या किसी पत्थर से तोड़ फोड़ करके या उसको घिस के एक तरह से मूर्ति बना देना, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। तो ये था लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। इसके लिए मेनली बनता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके लिए होता है। या उसको हम बोल सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो इसके लिए बनता है पेटेंट। अभी आपको 2 पॉइंट आगे समझ में आ जाएंगे कि क्या होते हैं। इसमें फिलहाल आपको समझने का पॉइंट ये है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कोई भी ह्यूमन ओरिजिनली अपने माइंड से को यूज़ करके क्रिएट करता है। इसमें लिखा भी है कि ओरिजिनली क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, मतलब कि वो सिर्फ अपने दिमाग से ही क्रिएट कर सकता है। अब जैसे आप सभी को पता है कि भी एवरीवन इज़ यूनिक इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन हैज़ यूनिक आइडियाज़, सभी के पास अपने अपने आइडियाज़ है, सभी के पास क्रिएटिविटी है। मेनली जो फोकस होना चाहिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको बस खाली यही सोचना है कि अगर आपके माइंड में जो आइडिया है, आइडिया से देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता है, आइडिया सबके माइंड में होते हैं, लेकिन करते सारे वही है जो डेली रूटीन में करते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपके माइंड में आइडिया है, उसके बाद में आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, आपके पास एक तरह से फॉर्मुलेशन होना चाहिए, क्योंकि आइडिया से कुछ नहीं होता है, आइडिया को प्लान में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो काफ़ी देखा जाए तो करने से आती है। मैं भी काफ़ी मुश्किल से सीख पाया हूँ उस चीज़ को कि आइडिया को प्लान में फॉर्मुलेट करना और उसके बाद में एग्जीक्यूशन अच्छा करना। तो अगर आपके माइंड में ओरिजिनल आइडिया तो ही आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट्स ले सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है। पहला था लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक। लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर से रिलेटेड, वो देखते हैं नॉर्मली बुक्स में या नॉवेल्स वगैरह में, प्रिंटिंग्स वगैरह में हो सकती हैं। और जो आर्टिस्टिक होती हैं वो होती है म्यूजिकल कंपोजिशन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज, स्कल्पचर, पेंटिंग्स, ये चीज़ जो होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में नया क्या हो सकता है? जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी क्रिएट कर देना, इन्वेंट कर देना, या कुछ इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी कुछ नया हो सकता है। आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, किसी भी नए प्रोडक्ट का आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास नए प्रोडक्ट का कोई आइडिया है तो आप बिजनेस में आगे निकल सकते हो, क्योंकि आइडिया एक ऐसी चीज़ है जो आपको तरह से पुश करती है कंपटीशन में आगे निकलने के लिए। क्योंकि अगर आप सभी को फॉलो करोगे, सभी को कॉपी करोगे तो आप पीछे ही रह जाओगे। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप 45 लोगों की भीड़ में चल रहे हो और आप सभी वही कर रहे हो जो बाकी सारे आगे वाले कर रहे हैं, आप कितना भी बेस्ट कर लो, अल्टीमेटली आप पीछे ही रहोगे उनसे। जब तक आप वो नहीं करोगे, जब तक कि जो आपसे आगे वाले नहीं कर रहे हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा उनसे आगे निकलने के लिए। तो आपके पास ऐसा आइडिया होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल नेम एंड लोगो ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। अब जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जो मैं उसका ब्रांड नेम रखूँगा या जो उसका लोगो रहेगा, वो भी एक तरह से नया है, वो होगा जो किसी की ह्यूमन इंटेलेक्ट से ही बन सकता है। ऐसा तो है नहीं कि भी कोई भी नाम मैंने रख दिया, ऐसा कुछ तो नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है कि जो मैं नाम रखूँगा उसका या लोगो रखूँगा वो मेरी अपनी क्रिएशन है,
क्योंकि वो मेरे अपने दिमाग से सोची है। अब हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि भाई क्या होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह से एक राइट हमें मिलता है कि भाई हमारे उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और यूज़ ना कर पाए। जैसे कि आज के टाइम में सभी को पता है कि भाई चोरी का या डकैती का हमेशा ही खतरा रहता है। इसे हम बोलते हैं कि थेफ्ट एंड फोर्जरी, जो बोलते हैं फोर्जरी का एक तरह से होता है धोखाधड़ी वगैरह करना। जैसे हमारा नाम कोई और यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कोई बहुत कॉमन सी चीज़ है कि ऐसी होती ही होती है, क्योंकि सारे ही लोग जो होते हैं अपने अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं लगती है। कोई ले रहा है तो बेच रहा है, हमारा क्या जा रहा है, तो वो सोचते ही नहीं इतना ज़्यादा। अब जैसे डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा है वो सिर्फ डोमिनोज़ ही बेच सकता है, उसका ब्रांड नेम कोई यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन जो और बाकी सारे जैसे शेरे पंजाब है, इतने सारे रेस्टोरेंट ढाबे वगैरह होते हैं, वो आपने कहीं भी देखे होंगे पूरे, अगर पूरे इंडिया में कहीं भी घूमे होंगे आप, तो एक ही नाम के कहीं आपको रेस्टोरेंट या ढाबे दिख जाएंगे आपको। अगर वो हो सकता है कि फ्रेंचाइजी हो सकती है, चेन स्टोर हो सकती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो मना नहीं कर सकते भाई हमारा नाम यूज़ ना करो, क्योंकि उनका नाम कोई उनका अपना नहीं है, उनके नाम पे कोई ऐसा कोई राइट नहीं है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि उसे एक तरह से एडवांटेज मिलता है कि वो जो उसकी क्रिएशन है वो सिर्फ उसी तक रहे। इन अदर वर्ड्स एवरी क्रिएटर वांट्स दैट हिज क्रिएशन शुड बी सेफ फ्रॉम थेफ्ट एंड फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब है धोखाधड़ी। अगर उसे खतरा रहेगा तो वो डिस्करेज हो जाएगा, कुछ नया क्रिएट करना नहीं चाहेगा। मॉडर्न इकोनॉमी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि भाई कोई भी काम किया जाए तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिससे कि वो कोई धोखाधड़ी उसके साथ ना हो सके। तो इसी वजह से अगर मान लो कि मेरे पास कोई आइडिया है, कोई नई टेक्नोलॉजी मैंने फॉर्म करी है, कुछ नया कुछ मैंने बनाया है, अगर उसके अगेंस्ट है मेरे पास कोई राइट है, तो उस चीज़ को कोई और यूज़ नहीं कर सकता मेरे परमिशन के बिना। अगर कोई करता है तो उसके ऊपर भारी फाइन लगेगा, भारी पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो लास्ट लाइन में, द पर्सन हु मेक्स एन इलीगल यूज़ का मतलब है मेरी परमिशन के बिना। अगर इलीगल यूज़ करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, वो अगर गिल्टी कहलाता है तो उसे पनिश किया जाएगा डिफरेंट एक्ट्स के अंडर। उसे पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, शायद हो सकता है जेल भी हो जाए। जो हमने आज जो करना है, जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के 5 टाइप्स हैं आपके। 5 में से हम आज सिर्फ 2 ही करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ, कल आप बाकी तीनों कर लेंगे। तो पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट के बारे में आपने नाम काफ़ी कबार सुना होगा। इसका एक सिंबल भी होता है, सिंबल वैसे इसमें शायद दिखा नहीं रखा होगा। कॉपीराइट का एक सिंबल होता है, एक सी बना होता है, उसके ऊपर एक सर्कल बना होता है, उसे बोलते हैं कॉपीराइट का वो सिंबल होता है। अगर कहीं पे वो है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मेंशन भी है, छोटा सा सी है, छोटा सा सी है, उसके ऊपर एक सर्कल है, इसे हम कॉपीराइट बोलते हैं। कॉपीराइट का एक सिंबल होता है ये। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ऐसा राइट जो नॉर्मली आर्टिस्टिक या लिटरेरी क्रिएशन के लिए दिया जाता है। अगर हमारे पास कोई आर्टिस्टिक कोई हमारा प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्शन है हमारी, हमने कुछ किया है, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए हम कॉपीराइट ले सकते हैं। उसके लिए हम पेटेंट नहीं ले सकते हैं। पेटेंट होता है, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटर अंडर विच इट इज़ इंश्योर्ड दैट ओनली द क्रिएटर मेक्स यूज ऑफ द क्रिएशन। कोई और पर्सन उसका क्रिएशन को यूज़ नहीं कर सकता क्रिएटर की परमिशन के बिना। तो उसे कंट्रोल करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट बनाया गया था, इंडियन कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था 1957 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेफ्टी प्रोवाइड की गई थी एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ में। जैसे कि कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, तो उसको कॉपीराइट चाहिए होता है कि भाई उसी मूवी को कोई और कॉपी ना कर ले, कोई और बेच ना दे उस चीज़ को। क्योंकि मूवीज़ के केस में काफ़ी ज़्यादा पायरेसी होती है, आपको पता ही है कि भाई लोग डाउनलोड कर लेते हैं मूवीज़ को ऑनलाइन, तो उसमें एक तरह से लॉस होता है मूवीज़ के ओनर्स को। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ही कॉपीराइट बनाया गया कि उनकी चीज़ को कोई और ना बेच सके या कुछ और कोई और ना यूज़ कर सके। तो यहाँ पे कॉपीराइट किस चीज़ के लिए होता है? आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है कॉपीराइट लेने के लिए? सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जिसमें कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी नेशनलिटी और टाइटल ऑफ क्रिएशन, लैंग्वेज उसमें मतलब एक तरह से फिल करेंगे कि हमारा नाम क्या है, हम रहते कहाँ हैं, हमारी नेशनलिटी क्या है। ज़रूरी नहीं कि भाई हम नेशनलिटी हमारी बाहर की भी हो सकती है, जिससे हम कंट्री में रह रहे हैं उसकी हमारी नेशनलिटी शायद ना भी हो। फिर हो सकता है कि हमारा टाइटल ऑफ क्रिएशन क्या है, हमने प्रोड्यूस क्या किया है, मतलब कि सॉन्ग है, मूवी है, क्या है, किस लैंग्वेज में फॉर्म किया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि उस एप्लीकेशन के साथ में हमने एक
फीस भी पे करेंगे और 4 कॉपीज़ जो है कॉपीराइट एप्लीकेशन की वो एक तरह से हम ऑफिस में भी सबमिट करेंगे। 4 कॉपीज़ जो है एप्लीकेशन की, कॉपीराइट की एप्लीकेशन की, वो हम 4 कॉपीज़ जो हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी सबमिट करेंगे। उसके बाद में 30 दिन के अंदर अंदर हमें एक कॉपीराइट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ही हमें कॉपीराइट मिल पाएगा, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करने के। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, मतलब कि कितने टाइम तक वो ड्यूरेशन रहती है कि हमारे पास जो कॉपीराइट हमें एक बार मिल चुका है वो कितने टाइम तक हमारे पास रहेगा। जो लिटरेरी आइटम्स होती हैं, जो राइटर आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, वो उसमें मिलता है कि हमें 60 साल तक मिलता है हमारे मरने के बाद भी। फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है जो 37 साल का है, उसने कॉपीराइट ले लिया अपने किसी चीज़ के लिए, राइटिंग के लिए, किसी भी मूवी के लिए, किसी चीज़ के लिए, और वो 75 साल का हो गया, मर गया। उसके मरने के 60 साल बाद तक उसका कॉपीराइट रहेगा, मतलब कि उस चीज़ को कोई उसके मरने के 60 साल बाद के बाद कोई यूज़ कर सकता है, पहले ही कोई यूज़ नहीं कर सकता है, तो उसके नाम पे कॉपीराइट होता है। तो मेनली अगर देखा जाए तो ये इस चीज़ के लिए होता है कि कोई यूज़ ना ही करें, क्योंकि 60 साल पुरानी चीज़ कोई यूज़ ही नहीं करता है। अब आज के टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो 60 साल पुरानी कोई यूज़ हो रही है, सब कुछ नया ही है। फिर होता है इन केस ऑफ मूवीज़, फोटोग्राफ्स या वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, जो ड्यूरेशन रहती है वो रहती है कि क्रिएटिव वर्क के पब्लिश होने के 60 साल के बाद। इसमें मतलब डेथ के बाद 60 साल के बाद नहीं होती है, इसमें होती है कुछ भी जो जैसे ही उसका काम पूरा हुआ है, उसने कुछ क्रिएटिव कुछ किया है, उसके 60 साल के बाद में। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने एक सॉन्ग लिखा है आज की डेट में 2020 में, तो वो 2080 में उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, वो कॉपीराइट खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पेटेंट। पेटेंट उनको दिया जाता है, उन इन्वेंटर्स को दिया जाता है कि जो कि एक तरह से कुछ नया इन्वेंट करते हैं, एक तरह से मेजरली इंडस्ट्रियल इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। मतलब कि पेटेंट इज ए राइट गिवन टू एन इन्वेंटर। इन्वेंटर वाला कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया क्रिएट करना। अब ये तो इन्वेंटर तो वही हो सकता है जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी फॉर्म करना, कुछ नया डिज़ाइन, कुछ नया आइडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओनली द इन्वेंटर कैन यूज ऑन हिज इन्वेंशन फॉर द फिक्स पीरियड। हियर द इन्वेंशन रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस प्रोडक्ट और प्रोसेस। यहाँ पे प्रोसेस का मतलब है कुछ मेथड, फॉर्मूला या आइडिया। जैसे नॉर्मली अगर आप पेप्सी बनाते हो, अगर आपके पेप्सी की अगर कंपनी की मैं एक एग्जांपल भी लूँगा, आपको बताता हूँ, जो पेप्सी बनाने का जो फार्मूला है वो यूनिक है, तो वो पेटेंट ले सकते हैं। फार्मूला ही है, उन्होंने एक फार्मूला बना रखा है, फार्मूला जिसके पास है वो पेप्सी बना सकता है। पेप्सी कोई एक आपको पता है कि भाई हर कोल्ड ड्रिंक में सेम टेस्ट आता है, हर बोतल में सेम टेस्ट आता है, हर पेप्सी की बोतल में सेम टेस्ट आता है, ऐसा कैसे आ सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनके पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है जिससे वो बनाते हैं। अब कुरकुरे के हर पैकेट में एक सेम टेस्ट आता है, किसी में ना कम ना किसी में कुछ ज़्यादा, किसी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि थोड़ा अगर अलग भी हुआ तो भी, क्योंकि उनके पास एक फार्मूला है, मेथड है बनाने का। तो वो उस मेथड के ही पेटेंट करा लेते हैं कि भाई ये हमारे पास एक आइडिया है, फार्मूला है, मेथड है। अब मैं आपको एग्जाम्पल क्या ले रहा था, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, पेप्सी और कोका कोला कंपनी का एग्जाम्पल है। कोका कोला कंपनी के 3 एम्प्लॉयज़, उनका जो फार्मूला था कोका कोला कंपनी से, वो बेचने जा रहे थे चोरी छुपे पेप्सी कंपनी को। अगर ऐसा हो जाता तो कोका कोला कंपनी बंद भी हो सकती थी, लेकिन पेप्सी कंपनी ने क्या किया, बेसिकली उन्होंने एक बिजनेस एथिकल वे में काम किया। उन्होंने कोका कोला कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपकी कंपनी के 3 एम्प्लॉयज़ हमारे पास आ रहे हैं आपका फार्मूला बेचने के लिए, और वो 3 एम्प्लॉयज़ पकड़े गए और उन पर लीगल एक्शन भी लिया गया। अगर कोई और कंपनी होती जो थोड़ी बहुत मतलब कि लालची होती, जो भी कुछ होती भाई, अगर उस टाइम कंपटीशन खत्म करने के बारे में सोचती तो उनका फार्मूला ले लेती और उनकी कंपनी बंद कर देती कोका कोला कंपनी की। लेकिन पेप्सी कंपनी ने क्या किया था, एथिकल वे में बिजनेस किया था। उन्होंने इस बारे में खुद से ही कोका कोला कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये होता है कि फार्मूला कोई और किसी का कोई यूज़ नहीं कर सकता है उसकी मर्जी के बिना, उसके लिए ही हम पेटेंट लेते हैं। अब पेटेंट लेने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है कि हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो पेटेंटेबल होना चाहिए। अब सब्जेक्ट मैटर से मतलब है जिसके लिए हम पेटेंट ले रहे हैं, जो हमारा फार्मूला है, जो भी हमारा क्रिएशन है, हमारी इन्वेंशन है, वो पेटेंटेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारे जो हम ले रहे हैं कुछ ऐसा आइडिया ले रहे हैं जो पेटेंट जिसके लिए हम ले ही नहीं सकते हैं, मतलब कि कैपेबल ही नहीं है, तो उसके लिए पेटेंट ले ही नहीं सकते हैं। वो एक कंडीशन होती है कि हमारा पेटेंटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूटिलिटी होनी चाहिए। जो भी इन्वेंशन है प्रैक्टिकली यूजेबल होना चाहिए रिलेटेड इंडस्ट्री में, से ना हो कि पर प्रैक्टिकली यूजेबल ही नहीं है। कुछ आइडिया ऐसा है बाकी जैसे हमने मान लो किडनैपिंग का आइडिया है, वो कोई तरह से पेटेंटेबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है नोवेल्टी। इन्वेंशन शुड बी क्वाइट न्यू। जो इन्वेंशन हमारी जो भी कोई होती है वो हमारे हमेशा न्यू होनी चाहिए। कुछ भी ऐसे नहीं कि भाई किसी हमने कॉपी करे कुछ भी कर दिया, हमने 2-3 लोगों को पकड़ा उनकी कॉपी मारी तो इन सीरीज से हमने कुछ नया कुछ प्रोड्यूस कर दिया, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक तरह से ऐसी यूनिक चीज़ होनी चाहिए।
जैसे आप सभी को पता ही है, काफ़ी टाइम में जो आपको कुछ नई चीज़ होती है ना वो अलग से ही दिखती है। जैसे आप जैसे सभी मेजरली लड़कियां ही हैं इस ग्रुप में, तो आपको पता ही है भाई जैसे कपड़े होते हैं या जो भी कोई सूट्स होते हैं उसमें कोई जो न्यू होती है, यूनिकनेस होती है, वो आपको देखी जाती है, तभी आपको पसंद आती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ऑब्वियस का। जो इन्वेंशन होती है वो होती है एक तरह से ह्यूमन इंजेनिटी को शो करनी चाहिए, क्रिएटिविटी शो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बस कॉपी ना कर रखा, मतलब मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉपी नहीं कर रखा, आपने खुद से क्रिएटिव किया है। अब नेक्स्ट ड्यूरेशन क्या है पेटेंट का। जो इंडिया में जितने भी पेटेंट्स हैं वो सिर्फ 20 साल तक के लिए रजिस्टर किए जा सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा के लिए नहीं किए जा सकते हैं। और जो पीरियड रहता है वो डेट ऑफ सबमिशन से स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद मतलब जैसे ही आपने एप्लीकेशन भरी, एप्लीकेशन मतलब कि एक तरह से आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट की है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले पेज पे हम बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन डेट से ही आपके जो 20 साल होंगे वो शुरू हो जाएंगे। आफ्टर द परमिशन ऑफ पेटेंट इज ग्रांटेड, द पेटेंट होल्डर हैज़ टू डिपॉजिट द रिन्यूएबल फीस एवरी ईयर इन ऑर्डर टू रिटेन और प्रिजर्व इट। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि आपका कॉपीराइट में आपने बताया था कि भाई 60 साल तक आपको कॉपीराइट मिल जाता है, लेकिन इस केस पेटेंट के केस में आपको हर साल आपको रिन्यूएबल फीस पे करनी पड़ती है 20 साल तक के केस में, कि आपके पास वो पेटेंट रहे या ना रहे। अगर आप कभी फीस नहीं पे करते हैं तो आपका पेटेंट जो है वो विड्रॉ हो जाएगा और आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर उस चीज़ को कोई भी यूज़ कर पाएगा। हमारा आता है आज का लास्ट टॉपिक, पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस की। पेटेंट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है, ग्रांटिंग प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट हर एक में यही होता है कि सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन फिल करेंगे, उस एप्लीकेशन के साथ में कुछ हम फीस पे करेंगे, अपनी इन्वेंशन या जो अपना हमारा जो भी कोई इन्वेंशन है, क्रिएशन है, उसका आइडिया जो भी फार्मूला जो भी कुछ है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में जो हमारा पेटेंट ऑफिसर है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है, वो हमारी एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज करेगा, हमारी फ़ीस भी हमारी उसमें डिपॉजिट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमारी एप्लीकेशन है वो 18 महीने के बाद में, मतलब कि एप्लीकेशन भरने के 18 महीने के बाद में हमारी एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है, ऑफिस जर्नल में पब्लिश करेगा। जिससे कि अगर कोई पार्टी उसके अगेंस्ट में हो, जिससे लगता है कि भाई ये हमारा आइडिया था, ये इन्होंने कैसे कॉपी कर रखा है, तो वो उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहे तो बोल सके। बस ये अगला पॉइंट था, मैंने इसमें बता दिया। इसमें सिर्फ क्या होता है कि 18 महीने के बाद में जो उसकी एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन फॉर्म जो था, वो अपने ऑफिस जर्नल में वैसे मैं सॉरी फ्रेंच एक्सेंट में बोलिए, जर्नल बोलते हैं इसको, वैसे फ्रेंच में जर्नल, इंग्लिश में जर्नल बोलते हैं। ऑफिशियल जर्नल में इसको पब्लिश करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में होता है प्री ग्रांट अपोजिशन। जो भी पार्टीज़ इसके अगेंस्ट होती है, उन्हें लगता है कि भाई ये उनका आइडिया था, इनका आइडिया नहीं था, तो वो उसके अगेंस्ट में केस कर सकते हैं या अपोज कर सकते हैं उसको लेजिटिमेट वे में। द पर्पज़ क्या होता है कि इसका पब्लिकेशन का, कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अदर पार्टीज़ को कि वो लेजिटिमेट रीज़न से इस ग्रांट ऑफ पेटेंट को अपोज कर सकें और उनसे फ़ीस भी ली जा सके। मतलब फॉर दिस पर्पज़ एक वो फीस नहीं ली जाती है कि अगर उनका कुछ मतलब कि इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कोई आइडिया है, ठीक है, वो आइडिया हो सकता है भी किसी और के पास भी आ गया हो, उसने कुछ नया बना लिया हो, तो मैं उससे अगेंस्ट में बोल सकता हूँ कि भाई ये मेरा आइडिया था, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। अगर मेरे नाम पे कोई पेटेंट है तो सिर्फ तभी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई पेटेंट नहीं है, मैं सोचा भाई रिक्शा चला रहा हूँ, मेरे पास कोई आइडिया आया, किसी ने कोई एक और आइडिया आ गया, किसी और के माइंड में सेम आइडिया आ गया, उसने कुछ प्रोड्यूस कर लिया, फिर मैं उसको केस नहीं कर सकता कि भाई कि ये मेरा आइडिया था, मेरे पास प्रूफ ही क्या कि मेरा आइडिया था, कोई भी बोल देगा। उसके नाम पे पेटेंट होना चाहिए, तभी ऐसा वो अपोज कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन ऑफ पेटेंट ऑफिस। जो भी पेटेंट ऑफिस होगा आफ्टर द कंप्लीट एग्जामिनेशन या अपोजिशन जो भी अगर नहीं आता है, तो उसके बाद में उनकी मर्जी है कि वो एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उनके पास चॉइस होती है। अगर उन्हें लगता है भी कोई कमी है या उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर रिजेक्ट वो करते हैं तो उसके रिप्लाई में उस एप्लीकेंट को 12 महीने के अंदर अंदर रिप्लाई कर देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, अगर उन्हें ग्रांट मिल जाती है, वो उनकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाती है, उसकी पब्लिशन दोबारा की जाएगी ऑफिशियल जर्नल में। अगर वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाती है, ऑफिस जर्नल में पब्लिकेशन के बाद में पोस्ट ग्रांट अपोजिशन मिलती है का एक मतलब कि एक पॉइंट रहता है, स्कोप रहता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टी है, वो एक तरह से अगर कोई थर्ड पार्टी जो है वो अगर उसे लगता है भाई ये आइडिया अभी भी कॉपीड है, मेरा आइडिया था, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो नेसेसरी रीजंस दे के, कोई जो ऑफिशियल रीजंस होते हैं वो दे के, फैक्ट्स जमा करा के पेटेंट ऑफिस से ये बोल सकता है कि भाई ये आइडिया मेरा है, इसके नाम पे पेटेंट मेरा है, कोई और कॉपी यूज़ नहीं कर सकता है। तो उसी के बाद में ही उसका जो पेटेंट है वो कैंसिल किया जा सकता है। मतलब कि मेनली किसी भी थर्ड पार्टी को 2 बार टाइम मिलता है, एक तो होता है प्री ग्रांट अपोजिशन का, एक होता है पोस्ट ग्रांट अपोजिशन का। एक होता है ग्रांट से पहले अपोजिशन करने का और ग्रांट के बाद में अपोजिशन करने का उसे टाइम मिलता है। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक।
यहाँ पे हमने पढ़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो कुछ भी हम दिमाग से अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ओरिजिनल क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल और क्रिएट, ये दो वर्ड आपको ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें हमने पढ़े कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक प्रोड्यूस के लिए। देन हमने पढ़ा पेटेंट। पेटेंट होता है इंडस्ट्रियल इन्वेंशन के लिए। फिर कल हम पढ़ेंगे ट्रेडमार्क के बारे में, ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल इंडिकेशंस के बारे में। और इसी के साथ में आपका जो है 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।